हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरो भाग 2। उसके गद्य खंड का अध्याय है काले मेघा पानी दे। आज इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि क्लास 12th में हमारे दो सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इन दोनों की बुक्स अलग अलग हैं। कोर में हमारी बुक चलती है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आरोह भाग 2 जो आज हम करा रहे हैं ये हमारी दो खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड का आज हमारा तीसरा अध्याय है काले मेघा पानी दे। ये चैप्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है लेखक धर्मवीर भारती जी ने। काले मेघा पानी दे जहाँ हमारी पुरानी मान्यताओं, अंधविश्वासों के ऊपर एक खंडन है आजकल की सोच का। तो ये बहुत ही अच्छा एक उन्होंने टॉपिक इस्तेमाल किया है कि इसको धर्म के आधार पर भी तर्क दिया है। सभी कुछ बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि जो चीज़ें हम अभी तक सोचते या चले आ रहे थे, जिन्हें बिना किसी लॉजिक के मान रहे थे, उन्हें हमें सोचना चाहिए क्या ये करना है या नहीं करना, या सिर्फ हमें बिना माने एक अंधविश्वास के तौर पर करते हुए चले जाना चाहिए। पूरा चैप्टर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टेस्ट पेपर है, सभी कुछ कर चुके हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं टोटली आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है कि हो सकता है आपके आगे आ सकते हैं, और एक तरीके से ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि आप चैप्टर अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझिए और आंसर्स को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की टोली इंद्र भगवान से किस प्रकार बारिश करवाने के लिए प्रार्थना करती है। अब आपको पता था कि कुछ बच्चे जो थे वो टोली में निकलते थे नंग धड़ंग एकदम, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं लोअर पोर्शन ढकना है, ऊपर कुछ नहीं, और हर घर से के सामने जो है वो जाकर पानी मांगा करते थे। तो लोग उनके ऊपर पानी बरसा देते थे और पानी फेंक देते थे और वो कीचड़ में लोटते पुटते चलते रहते थे। तो वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि ये इंद्र भगवान की सेना है और बच्चे जो हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए ये इंद्र भगवान से पानी मांग रहे हैं। क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है इसलिए वो ऐसा करने के लिए निकलते थे। तो इस इंद्र सेना को मेधक मंडली भी कहा जाता था, आप सभी को पता है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। जब इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती थी तब पानी की कमी के बाद भी लोग अपने घरों में रखा पानी उनके ऊपर डाल देते थे। अब चूंकि बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है, उसके बावजूद भी लोगों ने घरों में जो पानी रखा है वो इन बच्चों पर फेंक दिया करते थे। उनके बाद में भीगने ये बदन मिट्टी में लेटते हुए ये पानी फेंकने के उत्पन्न कीचड़ को हाथ पांव बदन पेट सब पर मलकर गंगा मैया की जय बोलते और काले बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करते। अब लोगों ने अपने घर में जो पानी संजोकर रखा था बहुत ही जतन से, वो जो है इसके ऊपर फेंक देते थे, बच्चों के ऊपर। अब बच्चे क्या है, नंग धड़ंग है, पूरा बदन ऊपर का खाली है, तो पानी फेंकने से जो कीचड़ होता वो उसी में लौटते और लौटते हुए पूरी मिट्टी उनके बदन में लग जाती और गंगा मैया की जय कहते हुए वो ईश्वर से पानी बरसाने की गुहार करते थे। लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार किस बात को मानने से मना करता है। कौन सी बात थी? वो थी जब उसकी दीदी बोलती हैं कि पानी जो है इंद्र सेना पर फेंक दो, तो वो इस बात को मना कर देता। उसने कहा कि जब पानी की इतनी कमी है तो हमें पानी बचा के रखना चाहिए, इस पानी को वेस्ट क्यों करना। तो इस चीज़ से वो थोड़ा मना कर देता है। तो देखिए क्या है, लेखक के अनुसार समाज में अंधविश्वास इन लड़कों की टोली को लेकर फैला हुआ है। लेखक इस बात से दुखी होता है कि जहां चारों ओर पानी की इतनी कमी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, लोगों को, घर को, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है और पानी की इतनी कमी के बावजूद जो है हम पानी इन पर क्यों फेंक दें। तो इतनी कमी है, इनको हमने समाज इतना पानी है उसी को संभाल के रखना है। वहीं लोग बड़ी कठिनाइयों से इकट्ठा किया हुआ पानी उन लड़कों पर फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। अब हमने कहा एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी बहुत होता है, तो अब वो पानी अगर हम फेंक दें तो वो वेस्ट ही तो है। तो अगर लॉजिकली सोचे तो बात सही है कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या भगवान पानी बरसा देंगे।
तो वो वेस्टेज लगी उनको। वास्तव में उन्हें यह पानी अपने उपयोग के लिए रखना चाहिए, इसलिए लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार यह बात मानने से मना कर देता। उनका सोचना भाई सही था अपनी जगह। अब हमारे पास मान लीजिए पानी की कमी, जैसे आजकल बोला जाता है पानी बड़ा मुश्किल से है, बस संभाल कर रखिए, बचा कर रखिए। अब पानी अगर हम बचाने की जगह क्या करें, उसको हम इस तरीके से फेंक कर बर्बाद करना शुरू कर दें, तो पानी हमारे पास कितने दिन के लिए बचेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमें पानी फेंकने से रोकना है। तो वो ये चीज़ उन्होंने एकदम मानने से मना कर दिया कि मुझे लग रहा है कि अगर पानी की कमी है तो हमें बचाना चाहिए, ना कि इन बच्चों पर फेंक कर बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि वो पानी हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए लेखक ने इस बात को मानने से मना कर दिया। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक जीजी की किन किन कामों को करता था। अब वो जो काम बताए हैं पाठ में, उन सभी कामों को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, जीजी की खुशी के लिए लेखक को वे सभी काम करने पड़ते थे जिन्हें वह अंधविश्वास मानता था। मतलब हम बिना किसी लॉजिक के अगर कोई चीज़ मान रहे हैं, कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से अंधविश्वास ही हुआ। उसे सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करने पड़ते थे। वह दिवाली पर कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाता था, जन्माष्टमी पर झांकी भी सजाता था और पंजीरी बांटता था, हर छठ पर कुल्हड़ियों में भूंजा भरता था। तो ये सारे काम जो हैं उसे अच्छे नहीं लगते थे। उसे लगता था कि ये सब काम क्यों करना, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ जो चीज़ें होती हैं वो हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे चीज़ों को सुधारने के लिए होती हैं, तो उनके पीछे हमें लॉजिक ज़रा कम ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ों के लॉजिक ढूंढ रहे थे, उन्हें ये सारी चीज़ें अंधविश्वास लगती थी, तो इसीलिए वो इन सारे कामों को करने से मना भी करते थे। मगर बेमन से, अब जीजी से वो चूंकि बहुत प्यार करते थे, तो बेमन से ही सही इन कामों को कर दिया करते थे। लेकिन जो चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे इंद्रसेना पे पानी फेंकने का काम है, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं कि मैं नहीं फेंकूंगा। प्रश्न संख्या 4 है, काली मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अब सबसे पहले जो आपको समझना है, देखिए क्या है, ये एक संस्मरण है। ये पूरा पाठ क्या था, एक संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब जो भी लेखक है, मान लीजिए हमारे जैसे लेखक धनवीर भारती हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पहले घट चुकी हैं, तो उनको याद करते हुए उन सारी चीज़ों को उन्होंने एक कहानी में पिरोया और हमारे सामने रख दिया। तो वो एक सीक्वेंस में घटी घटनाएं नहीं होती हैं, या एक घटना होती है, कुछ ऐसा होता है। तो यादों से निकाल के रखना वो हमारा क्या कहलाता है, संस्मरण है। लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों, अब इनको ध्यान रखिएगा, लोक प्रचलित ऐसे विश्वास जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचलित होते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जो है एक विश्वास आया कि मूर्ति दूध पीती है, तो सभी लोग चम्मच कटोरी लेकर वो मूर्ति को दूध पिलाने लग गए थे। तो वो एक प्रचलित था। पानी नहीं बरसता है तो कहते हैं मेढक मेढकी का विवाह करा दो तो पानी बरसने लगेगा। तो ये कुछ लोगों के, क्षेत्रीय लोगों के जो एक विश्वास होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो ये कहलाते हैं आपके लोक प्रचलित विश्वास, यानी लोगों में जो काफ़ी हद तक माने गई चीज़ें होती हैं वो उनको करते हैं, को अंधविश्वास कहकर। अब ये जो लोक प्रचलित विश्वास होते हैं ये किसी लॉजिक से नहीं होते। पहली चीज़ तो ये कि इसमें अगर हम कोई लॉजिक ढूंढें तो शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए जो है हमारे लेखक ने इनको अंधविश्वास कहा है। तो उनके निराकरण पर बल दिया है कि हमें इस तरह के अंधविश्वासों को नहीं मानना है और उनको हटाना है। तो इस कथन की आपको विवेचना करनी है इस पाठ के अनुसार। देखिए क्या है, लेखक ने इंद्रसेना के कार्यक्रमों को अंधविश्वास का नाम दिया। अब इंद्रसेना के कार्यक्रम क्या थे कि वो किस तरीके से लौटती हुई और सब उस पर पानी फेंकते थे, तो हम तो कहेंगे कि ये लिटरली पानी की बर्बादी है। उस समय जब पानी इतना कम है तो हमें वाकई बचा के रखना चाहिए। तो हम उन सभी को हमारे लेखक ने अंधविश्वास माना। आम आदमी इंद्रसेना के काम को लोक प्रचलित विश्वास कहते हैं, परंतु लेखक इन्हें गलत बताता है। लेखक इन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि इन्हें दूर करने से ही समाज का विकास हो सकता है। तो यहाँ हमारे लेखक का मान्यता ये है कि जो लोग जिसको लोक प्रचलित विश्वास कह रहे हैं वो लेखक के हिसाब से अंधविश्वास है। ठीक है, उनका कहना है लेखक का कि हमें ये सारे अंधविश्वासों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन अंधविश्वासों में ही उलझे रहेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, उनकी प्रगति नहीं होगी।
तो हम, अगर आपका इसमें अपना पर्सनल क्या चीज़ है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि वो हमें यहाँ रखना नहीं, लेकिन हमें सिर्फ पाठ के हिसाब से देना है। तो लेखक का मानना है कि इन विश्वासों को हमेशा हमें खत्म करना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के इंदर सेना के बारे में क्या विचार हैं। अब हमारे लेखक के इंदर सेना के बारे में क्या विचार है, तो देखिए क्या है। गांवों में जब सूखे की स्थिति हो जाती है तो बालकों की टोली कीचड़ से लथपथ होकर बादलों के बरसने के लिए विनती करती है। अब वो कैसे करती है, सभी के घर जाती है, उनसे क्या कहते हैं, गंगा मैया की जय बोलती है, तो वो लोग पानी डालते हैं और कीचड़ हो जाता है, तो उसमें वो लथपथ होकर ईश्वर से पानी बरसाने की गुहार करते हैं। लेखक इसे अंधविश्वास मानता है। लेखक को यह गलत इसलिए लगता है कि एक ओर सूखे के कारण पानी के अभाव में लोग मर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है, जानवर हैं, लोग हैं, पानी से तरस रहे हैं, वो मर रहे हैं, और दूसरी ओर ऐसी स्थिति में घर में रखे गए कीमती पानी से इंदर सेना को नहाना उस संकट को और बढ़ाता है। अब किसी चीज़ की वजह से अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है, पानी की कमी से वजह से पशु हैं, इंसान हैं, मर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें बचानी चाहिए। लेकिन उल्टा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसे इंदर सेना को नहला रहे हैं। पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है या नहाना ज़्यादा ज़रूरी है? जाहिर सी बात है, पीना ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ, क्योंकि उससे हमारी जान बचेगी। तो इसलिए उस कीमती पानी को उस समय हमें बचा कर रखना चाहिए। लेकिन लोगों का अंधविश्वास है कि इंदर सेना में उपस्थित लड़कों की पुकार सुनकर इंद्र देवता प्रसन्न होकर धरती की प्यास बुझाकर सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये जो इंद्र सेना निकल रही है, अगर हम इनको पानी से नहलाते हैं तो ये प्रसन्न होगी इंद्र सेना, और ये ईश्वर से गुहार करेगी कि भाई इंद्र भगवान पानी बरसाएं, और इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और पानी बरसाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लेखक को इंद्र सेना के बारे में लगती हैं, और उनके हिसाब से ये इंद्र सेना के ऊपर पानी फेंकना पूरी तरीके से बेफिजूल है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। अब जब पानी नहीं बरसा है, अब उस दशा में गांव की क्या कंडीशन हो रही है। जब पानी नहीं बरसता तो गांव कैसा हो जाता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, गांव की मिट्टी भी फट जाती है सूखे के कारण। वो सारी स्थिति जो पाठ में बताई गई है उसको आपको यहाँ लिखना है। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी के कारण बेहाल थे। जेठ माह के बीतने के बाद आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके थे, पर बारिश होने की कोई लक्षण नहीं थे। अब जेठ मास जब कब आता है, जेठ मास मई जून में रहता है, तो 15 जून या 16 जून के बाद से आषाढ़ शुरू हो जाता है। तो आषाढ़ मास जो है वर्षा ऋतु के आगमन का महीना होता है। अब उस आषाढ़ महीने के भी 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है और सभी लोग गर्मी से बेहाल हैं। अब जेठ मास आप जानते हो मई जून में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है, तो वो गर्मी के बाद जो है आषाढ़ मास आता है। कुएं सूखने लगे हैं क्योंकि पानी अब नहीं है कहीं पर, नलों में पानी नहीं आता, खेत की मिट्टी सूख सूख कर पत्थर हो गई है, पपड़ी पड़कर अब खेतों में दरारें भी पड़ने लगी है। तो आपने अगर देखा होगा सूखे की तस्वीरें कहीं, तो क्या होता है, ऊपर की जो पपड़ी होती है वो एकदम सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, और नीचे से मिट्टी में दरारें आ जाती है, खूब गहरी गहरी। झुलसाल देने वाली लू चलती है, बहुत भयानक गर्म हवा चलती है। ढोर ढंगर प्यास से मर रहे होते हैं। ढोर ढंगर यानी कि जितने भी जानवर होते हैं, जैसे बैल है, गाय है, बकरी हैं, जो गांव में लोग अपने लिए पालते हैं, वो भी प्यास से अब मर रहे हैं। पर प्यास बुझाने के लिए पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं था। अब तालाब है, ये जो ऊपरी सोर्सेस होते हैं जिनसे जानवर जाके पानी पीते हैं, वो सभी जो है सूख चुके हैं। कुएं में भी पानी सूख रहा है, तो सतही पानी तो पहले सूखता है, तो वो पहले सूख गया। अंडरग्राउंड पानी भी अब खत्म हो रहा है। कोई उपाय ना होने के कारण वे पूजा पाठ में लग गए हैं। अब ग्रामीण लोगों के पास कोई उपाय नहीं है कि पानी कैसे बरसे, क्या हो, तो अब उन लोगों ने क्या किया है, पूजा पाठ शुरू कर दिया है। पूजा करेंगे तो भाई भगवान प्रसन्न होंगे, हो सकता है वर्षा हो। अंत में इंद्र सेना भी इस उद्देश्य से निकल पड़ी है। अब पूजा पाठ में भी, पूजा पाठ का ही एक हिस्सा इंद्र सेना भी है। लोग पूजा पाठ जहाँ कर रहे हैं इसी उद्देश्य से कि भाई भगवान पानी बरसाएं, वो लोग भी निकल पड़े कि भाई हमको पानी दो, काले मेघा पानी दो, ये कह कहकर गंगा मैया जय कहकर पानी मांगने के लिए निकल पड़े। तो ये पूरा गाँव का माहौल था उस समय गर्मी में।
लेखक इंद्रसेना या मेढक मंडली के कार्यों को सराहनीय क्यों नहीं मानता? वो क्यों कहते हैं कि ये जो कार्य इंद्रसेना या मेढक मंडली द्वारा किया जा रहा है इसे ये बहुत अप्रिशिएट करने वाला है? जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, क्योंकि जिस समय पानी की इतनी ज़रूरत है उस समय इन पर पानी बर्बाद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनकी कृपा से पानी बरसेगा। तो ये काम कहीं पे भी से, क्योंकि वो पानी हमें बचा कर रखना है, ये लेखक का मानना है। इंद्रसेना या मेढक मंडली के सदस्य पानी की कमी के उपरांत भी पानी को अपने ऊपर डलवा कर फिर कीचड़ में लेटते थे। अब पानी की कमी है, उसमें भी कह रहे हैं हमारे ऊपर पानी डालो, वो पानी डालते हैं और वो कीचड़ में लोटते हुए चलते रहते हैं। और ग्रामीण महिलाएं ऐसा करके हर्षित हुआ करती हैं। जो गांव की महिलाएं हैं वो क्या है, इन पे पानी फेंक कर बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं, बहुत खुश होती हैं कि हाँ हम एक तरीके से ईश्वर को पानी दे रहे हैं। उनके अनुसार हम जिस चीज़ का त्याग करेंगे वही चीज़ हमें बाद में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। अब वहाँ के लोगों की मान्यता है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिय है तो आप उसको ध्यान करो और वो आपको 4 गुना होकर वापस मिलेगी। अब इसके लिए दीदी ने भी कई तर्क दिए थे। उनका क्या कहने का मतलब था कि आप जैसे खेती के लिए क्या करते हो, कुछ दाने अच्छे जो है वो ज़मीन में बोते हैं तो फिर उससे हमें बहुत अच्छी खेती फसल निकलती है। और जैसे कि अब है कि हम जब दान देते हैं कोई चीज़, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें दान वो चीज़ देनी चाहिए जो हमें सबसे प्रिय है। जब हम दान देते हैं तो वो हमें 4 गुना होकर वापस भी मिलती है। लेखक के अनुसार इंद्रसेना द्वारा ऐसा करना अंधविश्वास है। अब यहाँ पर जो लोगों की मान्यता है कि जो चीज़ हम त्याग कर रहे हैं वो हमें और ज़्यादा मात्रा में वापस प्राप्त होगी, तो ये सोचना जो है, लेखक क्या कह रहा है, ये एक तरीके से अंधविश्वास है, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी होती है। इसीलिए लेखक इंद्रसेना या मेढक मंडली के कार्यों को सराहनीय नहीं मानता है। तो इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो इंद्रसेना द्वारा कृत्य किया जा रहा है, पानी मांगा जा रहा है, उन पे पानी डाला जा रहा है और वो कीचड़ में लौट रहे हैं, तो ये काम कहीं से भी जो है अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। लोगों अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक तरीके से अंधविश्वास है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक किस विचारधारा को मानने वाला था, उस विचारधारा का उन पर क्या असर पड़ा? अब कैसी विचारधारा को मानने वाले दिया गया है, लेखक आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाला था। अब ध्यान रखिएगा, कई संप्रदाय हमारे समाज में चलते हैं तो वो आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाले थे। आर्य समाजी अंधविश्वासों पर सीधा प्रहार करते हैं। वो इस तरह की किसी भी मान्यता को नहीं मानते, पूरी तरह खंडित कर देते हैं। अगर आर्य समाज के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करिए। उसमें अंधविश्वास को पूरी तरीके से डिनाई किया जाता है, वो लोग नहीं मानते हैं। किशोरों को जागृत करने वाली संस्था कुमार सुधार सभा का उपमंत्री लेखक था। अब क्या है, वो एक ऐसी सभा के उपमंत्री थे जिसका नाम था कुमार सुधार सभा, जो समाज में फैले इस तरीके के अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागृत करती है, बताती है कि ये अंधविश्वास है, इनके बारे में नहीं मानिए। तो इस तरह के वो जो सभा के उपमंत्री थे। इस कारण वह इंद्रसेना द्वारा पानी मांगने की अंधविश्वास समझता था। अब चूंकि वो एक आर्य समाजी हैं, इस तरह कुमार सुधार सभा के जो हैं वो मंत्री भी हैं, तो इस वजह एक और चीज़ ये भी है कि जो जिस चीज़ में कार्यरत हैं उस वजह से वो इन सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। लेखक अंधविश्वासों के विरुद्ध लोगों को सजग करता है, वो बताता है, क्योंकि उसकी सभा का जिस सभा के वो मंत्री हैं उस सभा का कार्य है लोगों को अंधविश्वास के प्रति सजग करना, उनको बताना कि ये गलत है। लेखक का मानना था यदि इंद्र महाराज से इंद्रसेना पानी दिलवा सकती है तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग रही है। अब उनका लॉजिक क्या है कि अगर जो इंद्रसेना ये जो निकल रही है ये इंद्र भगवान से हमारे लिए पानी मांग सकती है तो वो खुद अपने लिए हमसे पानी क्यों मांग रही है। अगर वो इंद्र भगवान से मांग सकती है तो उन्हीं से अपने लिए मांगे, हमसे क्यों पानी मांग रही है। ये एक लॉजिक उन्होंने दिया। इस अंधविश्वास के कारण ही ये सभी मोहल्लों का पानी नष्ट करवाते फिर रहे हैं। तो इस इंद्रसेना का मतलब कि ये जो एक अंधविश्वास है कि भाई ये हमको पानी दिलाएंगे, इस कारण से ये पूरे मोहल्ले में रखा पानी ये वेस्ट करने पर तुले हुए हैं। इन्हीं अंधविश्वासों ने हमें अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, अतः लेखक अंधविश्वासों के विरुद्ध ही रहा करता है। तो लेखक ने एक बात और कही कि ये जो अंधविश्वास था
इसी भाई भाई पहले समय में लोग बहुत इन तरह के अंधविश्वासों को माना करते थे। तो जब ये क्या कहते हैं अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोग जो हैं इस तरीके के अंधविश्वासों को बहुत मानते हैं और इनका फ़ायदा गलत तरीके से उठाकर इन्होंने धीरे धीरे हमको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो इन अंधविश्वासों के कारण अंग्रेज़ों ने हम पर 200 सालों तक राज किया। तो हमें इस तरीके के जो अंधविश्वास है इनका हमेशा खंडन करना चाहिए और हमेशा इनके विरुद्ध जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो करते चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। अब लेखक ने जब हमारे मना कर दिया, जीजी ने बोला कि भाई इन पर पानी डालो, तो लेखक ने मना कर दिया कि हम नहीं डालेंगे। तो अब इसके जब नहीं डालेंगे तो इससे जीजी थोड़ा परेशान हो गई, लड़खड़ाते पैरों से पानी लाई और जो है भाई बुजुर्ग थी, लाई और इंद्रसेना पे फेंक दिया। फिर उसके बाद हमारे लेखक नाराज़ हो गए। तो जीजी अब चूंकि प्यार करती थी तो दोनों में बात होती है। तो फिर ये पानी फेंकना ना फेंकना में जो एक तर्क हुआ, उनमें दोनों के मत जो थे वो आपको यहाँ पर रखने हैं। तो देखिए क्या है, जीजी के अनुसार इंद्रसेना पर पानी डालना जल की बर्बादी नहीं बल्कि यह त्याग की भावना है। तो मतलब यहाँ पर जीजी का कहना है कि हम पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम उसका त्याग कर रहे हैं, क्योंकि जो हम त्याग करते हैं वो चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। वे मानती हैं कि जिस प्रकार किसान अनाज उगाने से पहले कुछ अनाज धरती में बोता है, उसी प्रकार गांव वाले इंद्रसेना पर पानी फेंकते हैं जिससे भगवान खुश होकर वर्षा करके धरती को हरा भरा कर देंगे। अब इसके लिए उन्होंने लॉजिक क्या दिया, जैसे कि किसान को उन्होंने बताया कि किसान बहुत अच्छी फसल पाने के लिए कुछ दाने ज़मीन में डालता है, उसे इतना चाहिए तो वो इतना ज़मीन में बोता है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि उसी तरीके से इंद्र भगवान हमें पानी दे, इसके लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए सबके लिए, वो बहुत सारा पानी देंगे, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है इनको अर्घ के तौर पर चढ़ाते हैं, वो प्रसन्न होंगे, फिर वो हमें ढेर सारा पानी देंगे। लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता था, जल की बर्बादी भी लगती थी। हम लेखक के इस विचार से सहमत हैं, क्योंकि जल को बर्बाद करना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पानी बहुत कीमती है और भाई लिमिटेड उसमें है हमारी पृथ्वी पर, तो उसको बर्बाद करना कहीं से भी सही नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि इंद्रसेना के विषय में लेखक और जीजी की राय में पर्याप्त अंतर है, लेकिन मेरे विचार से लेखक की राय अधिक तार्किक है। तो लेखक जो तर्क दे रहे हैं कि पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमें ज़्यादा लॉजिक लगता है, ना कि जीजी की बात का, क्योंकि जीजी तो कह रहे हैं कि भाई हम त्याग कर रहे हैं, अब वहाँ से मिले ना मिले, लेकिन जो हमारे पास है हम उसको पहले ही खोए दे रहे हैं। तो वो उन्होंने जो तर्क दिया वो हमें ज़्यादा सही नहीं लगा, हमें लेखक का तर्क ज़्यादा सही लगा कि भाई इस समय हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक अपने आप को कब बेबस महसूस करने लगता है, वो कौन सी कंडीशन है जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अब जीजी जो है उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उम्र में उनसे बहुत बड़ी हैं, माँ जैसा वो सम्मान देते हैं, तो उनकी हर बात को भी कभी कभी ना चाहते हुए मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे लेखक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देखिए क्या है, लेखक की एक जीजी थी जो उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी थी। जीजी का स्नेह लेखक पर बहुत अधिक था, जीजी लेखक को बहुत प्यार करती थी, उसी तरह लेखक भी बहुत प्यार करते थे। जीजी सभी पूजा पाठ व अनुष्ठानों को मानती थी, जैसे एक ग्रामीण महिला होती है वो सभी पूजा पाठ अनुष्ठान में पूरी तरीके से विश्वास करती है, उसी तरीके से वो भी करती थी, जिसका लेखक विरोध करता है। अब हर तरह की पूजा पाठ करना, क्योंकि वो एक आर्य समाजी थे, तो इसलिए वो इस तरीके के पूजा पाठ और अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे, परंतु वह स्पष्ट रूप से विरोध की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते थे। अब जीजी से चूंकि वो स्नेह करते हैं, जीजी उनसे बहुत स्नेह करती हैं, तो वो ये सारी चीज़ों का विरोध खुलकर नहीं कर पाते थे कि नहीं हमें ये पूजा नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, तो इस चीज़ का वो खुलकर विरोध कर ही नहीं पाते थे। जब जीजी इंद्रसेना पर पानी फेंकने जा रही थी, तब लेखक इस तरह से पानी की बर्बादी को देखकर उनका विरोध करने लगा, परंतु जीजी लेखक के विरोध को नहीं मानी और लेखक जीजी के स्नेह के सामने स्वयं को लाचार बेबस महसूस करने लगा। अब क्या हुआ कि लेखक
जो एक आर्य समाजी होने के कारण इन सारी चीज़ों को नहीं मानता था। उसी तरीके से इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना उनको पूरी तरीके से अंधविश्वास लगता था। अब जब इंद्रसेना आई तो जीजी और लेखक साथ थे, तो सीधे जीजी ने बोला लेखक से कि अब तुम इन पे पानी डाल दो, क्योंकि वो सारे शुभ काम जो हैं वो लेखक से ही करवाना चाहती थी। अब जीजी के हिसाब से इंद्रसेना पर पानी फेंकना बहुत ही पुण्य का काम है, तो उन्होंने वो पुण्य काम लेखक के हाथों करवाना चाहा कि ठीक है अब तुम पानी फेंक दो। तो लेखक को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये पानी की बर्बादी हो रही है, तो वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं फेंकूंगा। लेकिन जीजी चूँकि पानी लेकर आती हैं और लड़खड़ाते कदमों से पानी देती हैं। लेकिन अब चूँकि हमारे लेखक जो हैं वो जीजी से बहुत स्नेह करते हैं, इस कारण से इसका पूरा विरोध नहीं कर पाते। वो खुद तो नहीं फेंकते, लेकिन जीजी को भी फेंकने से नहीं रोक पाते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि वो जीजी से स्नेह के कारण जो है, जो चीज़ें उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी, उनका खुलकर विरोध ना कर पाने के कारण जीजी के सामने बेबस हो जाया करते थे। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव गली में डोलती मेढक मंडली पर एक बाल्टी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है, कैसे? अब जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम जब कोई सी चीज़ का बीज बोते हैं, यानी कि मान लीजिए जो है खेत है, खेत में हमने कुछ बीज डाले, अब बीज डालने के बाद क्या होता है, उसकी फसल उगती है। तो हम जो ये पानी फेंक रहे हैं मेढक मंडली पे, ये क्या है, हम पानी का बीज बो रहे हैं, इसके बाद बहुत सारा पानी आएगा, ऐसा उनका मानना था। तो देखिए क्या है, ग्रीष्म में पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है, क्योंकि जीजी कहती हैं कि जिस प्रकार किसान खेत में कुछ सेर गेहूं बोता है और उसी के बदले फिर उसे 30-40 मन गेहूं मिलता है, थोड़ा सा गेहूं बीता है और बहुत सारा उसको जो है गेहूं मिलता है। इसी प्रकार जब हम इंद्र भगवान को जो अर्घ अर्पित करते हैं, अर्घ का मतलब होता है जो हम ऐसे करके जल चढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोग सूर्य पे चढ़ाते हैं, इस तरीके से अर्घ चलाते हैं ना, अगर नदी वगैरह पे जाते हैं तो भी वहाँ पे हम ऐसे करके अर्घ चलाते हैं, तो वो अर्घ चलाया जा रहा है। वह भी एक प्रकार से पानी का बीज बोना है, जिसके बदले में इंद्र देवता कई गुना पानी हमें लौटाएंगे। तो जीजी की मान्यता क्या थी कि ये जो है हम क्या कर रहे हैं, पानी का बीज बो रहे हैं, इंद्र भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे और वो हमें कई गुना पानी जो है वापस लौटा देंगे। प्रश्न संख्या 12 है, इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने पर लेखक की मान्यता को जीजी कैसे छिन्न भिन्न कर देती हैं? अब लेखक जो भी सोच रहे हैं उनकी मान्यता को लेखक के जो जीजी के जो तर्क हैं वो छिन्न भिन्न कर देते हैं। अब आपको वो तर्क सारे बताने, उन्होंने कई तर्क दिए थे, खेत की बुआई थी, अर्ध चढ़ाना था, हमारे धर्म में त्याग दान की बात कही गई थी, वो सारी चीज़ें जो इन्होंने कही थी वो सब। फिर है, काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी ई के अकाट्य तर्क का उल्लेख कर उस पर विचार करिए। जो उन्होंने तर्क दिए उसका कोई काट्य नहीं था, उन्होंने जितने भी तर्क दिए वो सभी लॉजिकल थे, उन सारे तर्कों को हमें यहाँ उल्लेखित करना है। फिर नेक्स्ट है, सूखे के समय इंद्रसेना पर पानी डालना कहाँ की बुद्धिमानी है? लेखक की उस उलझन को उसकी जीजी ने किस तरह सुलझाया? अब आपको बताना है कि जो ये उन्होंने बोला कि ये पानी फेंकना बिल्कुल ही गलत है, उस सिचुएशन को हमारी जीजी ने क्या तर्क देकर सुलझा दिया था। तो बेसिकली यहाँ जो पूछा जा रहा है, जीजी ने जो तर्क प्रस्तुत किए थे पानी डालने को लेकर, वो सभी आपको यहाँ उपस्थित करने हैं। तो क्या दिया है इसमें, लेखक इस बात से दुखी होता है कि जहाँ चारों ओर पानी की इतनी कमी है, वहीं लोग बड़ी कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी इंद्रसेना के लड़कों पर फेंक कर बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बात सही थी, जो पानी अब इतनी कमी है, इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया, उस पर फेंके जाके बर्बाद हो रहा है। लेखक को ये बात कतई बुद्धिमानी की नहीं लगी, उनको लगा कि कोई भी ऐसे जो काम ये कर रहा है उसको सही बात है, बुद्धिमानी का काम तो नहीं है। लेकिन उसकी इस उलझन को उसकी जीजी ने सुलझाते हुए इस कृत्य के पक्ष में अग्रलिखित तर्क प्रस्तुत किए। अब ये उसकी एक ये था कि भाई हमने इतनी मुश्किल से पानी इकट्ठा किया है और उसे हम फेंक कर बर्बाद कर रहे हैं, ये लेखक का अपना एक तर्क था और ये उलझन में भी था कि हम ऐसा क्यों करें।
तो अब भाई अपने बच्चे को जब हम इस तरीके से परेशान देखेंगे तो उसके लिए हम उत्तर भी देंगे। तो जीजी ने उसी तरीके से वहाँ पर उसके इस उलझन को शांत करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए। वो तर्क क्या थे? तर्क का मतलब उसने कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल दिए जीजी ने कि ये ऐसे उदाहरण जिनको हम बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। पानी फेंककर वस्तुतः पानी का अर्ध चढ़ाया जा रहा है, यानी कि हम अगर कोई चीज़ चाहते हैं तो पहले हमें वो चीज़ दान देनी पड़ती है। तो यहाँ पर पानी फेंका नहीं जा रहा है, हम पानी का अर्ध चढ़ा रहे हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा तर्क उन्होंने क्या दिया? मनुष्य को पहले त्याग करना चाहिए, इसके पश्चात फल की आशा या कामना करनी चाहिए। त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी त्याग करने वाले को बहुत आवश्यकता होती है। पानी के साथ भी यही तर्क लागू हुआ। तो यहाँ पर जीजी ने बोला ना, जैसे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो वो पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तो उसी तरह उन्होंने बोला कि पहले हमें त्याग करना पड़ता है। और ये चीज़, जिस चीज़ की भी हम कामना कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसको हमें सबसे पहले त्याग करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पहले पैसे का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, लोगों में पैसे का दान करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप पानी चाहते हो या आपके लिए फर्स्ट नीड है, तो आपको पहले अपनी इस फेवरेट चीज़ को ही पहले दान करना पड़ेगा, तभी वो आपको प्राप्त होगी। खेतों से अच्छी फसल पाने के लिए पहले उसमें अच्छे बीजों को डालना होता है। ये तीसरा तर्क है उनका। पानी पाने की इच्छा की पूर्ति के लिए बीज रूप में पानी की बुआई करना आवश्यक है, अन्यथा पानी की अच्छी फसल नहीं मिलेगी। इंद्र सेना के सदस्यों पर पानी फेंका जाना वस्तुतः पानी की बुआई ही है, जिसके बदले इंद्र कई गुना अधिक पानी हमें लौटाते हैं। तो इन्होंने यहाँ तर्क दिया कि जिस तरीके से किसान अच्छी फसल के लिए थोड़े से अच्छे बीजों को ज़मीन में बोता है और उसे बहुत सारी अच्छी फसल प्राप्त होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इंद्र सेना को पानी फेंका नहीं जा रहा है, यहाँ पानी की बुआई करी जा रही है। तो जब ये हम पानी की बुआई करेंगे तो इससे कई अधिक ज़्यादा गुना पानी इंद्र भगवान हमको वापस करेंगे। तो ये सभी तर्क वो देते हुए चल रही थी। क्या है, यदि लेखक के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर हम भी चुप हो जाते। जाहिर सी बात है, उन्होंने जो तर्क दिए हम उसको काट नहीं पा रहे। हम अगर अपनी बुद्धि से भी सोचे तो हम उसको काट नहीं पा रहे, हम भी चुप हो जाएंगे। जैसे लेखक चुप हो गए वैसे हम भी चुप हो जाते, क्योंकि तर्क करने से तो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती, पर उनका दिल अवश्य दुखता और इसी कारण उनका स्नेह हमारे प्रति घट जाता। हम अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसके दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लेखक के साथ हुई। पहली बात तो उन तर्कों का काटे उनके पास नहीं था, और दूसरी बात वो ज़्यादा बहस कर दीदी का दिल भी दुखाना नहीं चाहते थे। जीजी का प्यार और सद्भाव खोना नहीं चाहते थे। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो हम सामने वाले का प्यार और सद्भाव खो देते हैं। इसी कारण से बहुत सी बेतुकी परंपराएं अभी भी हमारे देश को जकड़े हुई हैं। अब कई कारण ऐसे हैं कि हम जब भी किसी परंपरा या अंधविश्वास को हम डिनाई करते हैं तो हम अपने बड़ों के प्रेम वश ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अरे चलो करने में क्या जाता है, उनको दिल की खुशी मिलेगी। इसी वजह से बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिनका शायद आज के समय में कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपने बड़े लोगों को दुखी ना हो, उनका मान सम्मान बना रहे, इस वजह से उन परंपराओं को हम मानते हुए चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहा है। अब इन्होंने ये जो काले मेघा पानी दे इंद्रसेना वाली जितनी भी घटना इन्होंने हमें बताई, ये इनके बचपन की थी, और जब उन्होंने ये पाठ लिखा तो उससे 50 साल बाद उन्होंने इस पाठ को लिखा। तो आज उनका इस मामले में क्या विचार है वो आपको बताना है। तो देखिए क्या है, बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक विचार करता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, परंतु हमारी मांगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पर जो है मतलब हम ये तो बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, हमें ये चाहिए, सरकार हमको ये दे वो दे, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं हम उनको तो कभी देखते ही नहीं। हम अपने अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते।
भ्रष्टाचार के बारे में हम बातें तो बहुत अधिक करते हैं, किंतु उसे खत्म करने के प्रयास के लिए हम कुछ भी नहीं करते। अब बात करते हैं ना कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब आप देखिए उस भ्रष्टाचार में आप कितने हद तक लिप्त हैं। हम मानते हैं कि हम किसी से रिश्वत नहीं ले रहे हैं, हम किसी से घूस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उसका पार्ट भी कई हद तक बनते हैं। बहुत से लोगों को आप देखोगे कि आप चलो ऐसे ही जाओ, कहीं मंदिर में जाते हो, मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, तो आप कहते हो कि हाँ भाई इतना पैसा ले लो, हमें जल्दी से दर्शन करा दो। तो वो पैसा देना भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है ना। तो ये अब आपको देखना है कि हम बोल तो रहे कि समाज से भ्रष्टाचार हटाइए, लेकिन उस भ्रष्टाचार में हम कितने लिप्त हैं हम ये नहीं देखते। आज स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी सुख के लिए देश की सुरक्षा या अन्य हितों को पीछे छोड़ दिया है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, देश के बारे में नहीं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, लेखक यही सोचता रहता है। मतलब आजकल के लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिश जिसको आप बोल सकते हो। वो अपने बारे में पहले प्रायोरिटी देते हैं, देश के बारे में तो सोचना ही नहीं। देश सेकेंडरी भी नहीं आ रहा है, वो सोच ही नहीं रहे। उनका पहला काम क्या है कि पहले हम अपनी जेबें भर लें, हम सुख प्राप्त कर लें, देश जाए भाड़ में। तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि बोला गया है कि आप बहुत मांगे करते हैं, आप अपने अधिकारों को भी जताते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को तो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि आपके कर्तव्य क्या हैं। प्रश्न संख्या 14 है, काले मेघा पानी दे पाठ की इंद्रसेना युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल दे सकते हैं। जो इंद्रसेना के जो युवा हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी संगठित होकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ कार्यों को संगठित होकर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। तो वो जैसे इंद्रसेना है ना, सारी चीज़ें, अब वहाँ पर आप देखिए कई बच्चे एक साथ होकर एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर संगठन की शक्ति है, वो सामूहिक रूप से सहयोग से कार्य करना जानते हैं। लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं उसकी जगह कुछ ऐसा काम करें जो समाज के लिए भला हो। तो देखिए इंद्रसेना अपने क्रियाकलापों द्वारा युवाओं को रचनात्मक प्रेरणा दे सकती है। यह सामूहिक प्रयास कहलाता है, यानी कि सब समूह में होकर जो संगठित होकर जिस कार्य को करते हैं। इंद्रसेना में इतनी क्षमता है कि वो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब वो एक बुराई का पार्ट बनी है, लोग उसकी बातें मान रहे हैं, उस पर पानी फेंक रहे हैं, तो अगर ये इंद्रसेना लोगों को इस अंधविश्वास के प्रति जागरूक कराएगी तो क्या होगा, वो मानेंगे ना बात। तो वही चीज है, वे लोग कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठा सकते हैं, यानी कि जो वर्ग जिसका शोषण हो रहा है उसके पक्ष में आवाज उठाएं। उनके जो होता है ना, जैसे जो वर्ग कमजोर होता है उसको और ज्यादा दबाने की कोशिश करी जाती है समाज में, तो उस पक्ष के लिए बात कर सकते हैं तथा शोषणकारी शक्तियों का जमकर विरोध कर सकते हैं जो इन लोगों को दबाने या इनके ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। तो उस वर्ग के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के मालिक मजदूरों पर अगर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है इस इंद्रसेना के द्वारा। अतः यदि युवा चाहे तो वह मिलकर समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो ये जो युवा वर्ग है वो चाहे तो समाज को बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सामूहिक रूप से काम करना जानता है। प्रश्न संख्या 15 है, जीजी के तर्कों के आधार पर त्याग के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जीजी ने तर्क क्या दिया था कि हम जिस चीज की कामना करते हैं, हमें जैसे बहुत चीज प्रिय है कि हमको ये चीज मिल जाए, तो सबसे पहले हमें वो चीज दान करनी पड़ती है। तो ये उसको त्याग उन्होंने बताया कि हमें त्याग करना पड़ता है, तभी हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। इसी चीज़ को आपको अपने शब्दों में यहाँ पर अंकित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जीजी के तर्कों के आधार पर त्याग का स्वरूप बहुत सीधा, सरल व अर्थपूर्ण है। ये बात सही है कि त्याग वही सही है जिससे दूसरों का हित हो, यानी कि हम अगर कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, उसका भला हो रहा है, तभी वो त्याग सार्थक है, नहीं तो नहीं है। हमारे पास, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, हम किसको दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जिसको हम दे रहे हैं उसे क्या इसकी नीड है या नहीं। और अगर नीड नहीं है उसे तब भी हम वो चीज़ दे रहे हैं तो वो हमारा त्याग बेकार होता है। यदि हमारे पास 20,000 रुपये हैं और हम उसमें से 1 या 2 रुपये दान भी कर देते हैं तो यह कोई महान काम नहीं है।
जीजी के अनुसार त्याग उसी वस्तु का महत्वपूर्ण माना जाता है जो आपके पास भी बहुत कम मात्रा में हो, यानी कि आपके पास भी जो चीज कम है आप उसको दे रहे हो, क्योंकि जो चीज हमारे पास कम है हमें उसी की कामना रहेगी, है ना, हम वही चीज पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो चीज आपके पास कम मात्रा में है आप तब भी उसे दान कर रहे हो, तो एक्चुअल में वही त्याग जो है मान्य होता है, और उस वस्तु की आवश्यकता आपको भी हो, सच्चा दान भी वही कहलाता है। तो सच्चा दान वही हुआ जो चीज हमारे पास कम है हम उसको और पाना चाहते हैं और उसी चीज को हमें दान करना चाहिए, तो एक्चुअल में वही चीज जो है मान्य होती है। हमारे पास जो चीज बहुत ज्यादा तादाद में है और हम इतनी सी खर्च दे रहे हैं दान में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 16 है, यदि सूखा पड़ जाए तो लोगों के सामने किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब सूखा पड़ने की स्थिति क्या होती है आप सभी को पता है। वर्षा ऋतु में बारिश खूब अच्छी होती है और हमारी धरती को, हमारे जलाशय जितने भी जल स्रोत हैं वो सभी पानी से पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाता है। अब सूखा पड़ जाने के बाद लोगों को किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है ये बताना है। तो देखिए क्या है, यदि सूखा पड़ जाए तो जनजीवन अत्यंत दयनीय हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा जीवन, हमारा शरीर हो या हमारे डेली रूटीन के कार्य हो, सभी पानी पर ही डिपेंड करते हैं। एक दिन अगर आपकी सोसाइटी में या आपके नल में पानी ना आए तो सोचो आप कितना परेशान हो जाते हो ना। तो बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पानी 7-8, 8-8, 10 दिन आता ही नहीं है, या पानी को लेने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो अब सूखे की स्थिति हो जाए तो पानी रहता ही नहीं है, तो वो कंडीशन आपको देखिए क्या है। गर्मी अपना भयंकर रूप दिखाती है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु से जस्ट पहले क्या होता है, गर्मी का महीना होता है, और गर्मी तभी शांत होती है जब वर्षा होती है। अब जब वर्षा हो ही नहीं रही है तो गर्मी धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप में आती जाएगी। एक तो पहले ही बहुत गर्म थी और वर्षा ना होने के कारण वो और ज़्यादा प्रचंड होती जा रही है। शहरों में लोग गर्मी के कारण तड़पने लगते हैं। नलों में आधी रात को भी पानी उबला सा आता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो नलों में जो पानी आता है, आप अपने घर के टैप गर्मियों में खोलो तो कितना गर्म खौलता पानी आता है। गांवों में खेतों की मिट्टी सूख कर पपड़ी बन जाती है। जो खेत होते हैं उनमें पानी नहीं पड़ रहा है तो वो एकदम ऊपर की जो परत होती है वो सूख के एकदम सिकुड़ के पपड़ी टाइप की हो जाती है। लू के प्रभाव के कारण व्यक्ति तथा पशु पक्षी सभी बीमार पड़ते हैं। पानी के अभाव में पशु भी मरने लगते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो पशु है वो मरेंगे। और पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिलने से खेतों में अन्न की उपज भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण भुखमरी फैल जाती है। अब पानी अगर नहीं मिलेगा खेतों को तो अनाज नहीं पैदा होगा, अनाज नहीं पैदा होगा तो पहले तो अकाल था ही था, अब भुखमरी भी फैल जाएगी, अनाज नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या। तो पानी ना मिलने से त्रस्त लोग जो हैं वो भुखमरी का भी सामना करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन समझिए, लोक प्रचलित विश्वास क्या है? लोगों में जो चीज करने का विश्वास है, जैसे यहाँ पर इंद्रसेना को पानी डालने का है, बारिश ना होने पर मेढक मेढकी की शादी करने का है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास होते हैं जो लोगों में प्रचलित होते हैं, तो उनको अंधविश्वास न कहकर लोक प्रचलित विश्वास कहा जाता है। पर आस्था, अब इन सारे पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ये जो लोक प्रचलित चीज़ें होती हैं ना, इन पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। अब वैज्ञानिक चिंतन कुंद करना यानी कि उसके ऊपर जो हम तर्क देते हैं, हम अगर वैज्ञानिक बुद्धि लगते हैं, जैसे हमारे लेखक वैज्ञानिक बुद्धि रखते थे तो उन्हें ये बर्बादी लगती थी, लेकिन हमारी जीजी ने तो जो तर्क दिया उसके आधार पर उस पर क्या हुआ, उनकी जो अपनी वैज्ञानिक चेतना थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो वही इस कथन का आपको विवेचन करना है। तो देखिए क्या है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था पर्याप्त महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा है। लोग जो इस पे करते हैं ना, लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यह आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। लेखक वैज्ञानिक चिंतन को महत्व देता है। जो हमारे लेखक थे धर्मवीर भारती, वो वैज्ञानिक चेतना को महत्व देते थे, परंतु उनकी दीदी लोक प्रचलित विश्वासों को अधिक महत्व देती थी, जो लोगों में प्रचलित था। जैसे इंद्रसेना पर पानी डालना, ये लोक प्रचलित विश्वास था, तो जीजी इस बात को मानती थी। लेकिन लेखक हमारे क्या थे,
वो वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक चेतना का तात्पर्य होता है कि हर चीज़ को हम लॉजिकली देखते हैं, हम उसके लिए हर चीज़ लॉजिक देखते हैं कि इसमें ये हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन लोक प्रचलित विश्वासों में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। लेखक को भी अपनी दीदी की भावनाओं का सम्मान करना अधिक उचित लगा। दीदी कहती है कि वर्षा के लिए मेढक मंडली पर पानी डालना चाहिए। लेखक इसे उचित नहीं समझता, परंतु दीदी की लोक मान्यता के प्रति आस्था देखकर वह नतमस्तक हो जाता है। अब ये चीज़ यहाँ पर है जो हम तर्क देते हैं। अब मान लीजिए घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती होंगी, आपको लगता होगा इसका कोई तर्क है ही नहीं, कोई चीज़ है नहीं। जैसे अब भाई घर, बहुत से हम लोग के यहाँ मान्यता है, जब हम कहीं निकल रहे हों तो पीछे से टोकिए नहीं, कुछ हो रहा हो तो छींकिए नहीं, काली बिल्ली आगे से रास्ता काट जाती है, निकलते समय शुभ कार्य करते समय दही चीनी खाइए। अगर आप इसके पीछे के लॉजिक ढूंढने निकलोगे तो आपको कहीं कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। अब अगर आप इनका खंडन करते हो, आपकी मम्मी बोली आपको, जैसे आप निकल रहे थे और आपको मम्मी को छींक आ गई या आपके छोटे भाई बहन को छींक आ गई, तो आपकी मम्मी कहती है नहीं 2 मिनट बैठ जाओ फिर जाना। तो बोलोगे क्या हो गया, छींक ही तो ये तो नेचुरल चीज़ है, इससे क्या मतलब है। तो आपकी मम्मी डांट के आपको बैठा देंगी, चुपचाप बैठ जाओ, होता है ना, और आप चुपचाप बैठ भी जाओगे। क्यों? क्योंकि वो, आप उसके पीछे ये सोचो कि उनका भाव क्या है, वो आपका भला चाहती हैं कि किसी तरीके से गलत नहीं हो। माना कि उस छींक के पीछे कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन वो क्या चाहती हैं, किसी भी तरीके से आप घर से निकल रहे हो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो। उनके, अब उस तर्क को आप छोड़ दो, उन्होंने जो बोला, आप उसके के पीछे की फीलिंग देखो। आपकी माँ की फिक्र है आपके लिए, उनका प्यार है, स्नेह है, इस कारण आपको वो बात माननी पड़ती है और चुप होकर आप उनकी बात को मान लेते हो। तो यही चीज़ उन्होंने बोला कि लोक प्रचलित विश्वास पर जो आस्था होती है, उन पर हमारे वैज्ञानिक तर्क सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो ये लोक प्रचलित मान्यताएं मानते हैं उनके प्रति हमारा बहुत स्नेह होता है। हम उनके उस मान्यता को नहीं देखते, हम उसके पीछे छिपे हुए उनके प्यार, स्नेह और विश्वास को देखते हैं। इसलिए हम चुपचाप होकर उन मान्यता को मान लेते हैं। इसीलिए ये वैज्ञानिक तर्क उस जगह बेकार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, काले मेघा पानी दे में लेखक के वैज्ञानिक तर्क और उसकी जीजी की पारंपरिक तर्क की समीक्षा कीजिए। अब लेखक ने जो तर्क दिए वो वैज्ञानिक तर्क थे, हमारे जो जीजी ने तर्क दिए वो आस्था संबंधी तर्क थे। इन दोनों की आपको समीक्षा करके यहाँ लिखनी है। काली मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। अब क्या है विज्ञान के सत्य? अब विज्ञान का सत्य तो यही है कि अगर कोई चीज़ पानी है उसे हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेड है, हम उसको बर्बाद हमें नहीं करना है। और वो भी उस समय में जब पानी है ही नहीं, इतना सूखा पड़ा हुआ है। तो ये एक वैज्ञानिक सत्य था। इसके ऊपर जो है सहज प्रेम की जीत होती है। सहज प्रेम की जीत कैसे बताई गई कि किस तरीके से तर्क दिया जीजी ने, और जीजी के इस तर्क को के आगे हमारे लेखक कुछ बोले नहीं। कारण ये था क्योंकि वो जीजी से प्यार करते थे और जीजी जिस चीज़ के लिए कह रहे थे उसमें जीजी का प्यार उनके लिए छिपा था। इसलिए वो सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो ज़्यादा तर्क नहीं देते, ज़्यादा बहस नहीं करते। तो यही चीज़ आपको बतानी है कि ये जो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वैज्ञानिक सत्य पर सहज सत्य की प्रेम, यानी सहज प्रेम की जीत। तो सहज प्रेम क्या था? वो जीजी का प्यार और हमारे लेखक का प्यार, उसको आपको यहाँ पर चित्रित करना है। तो क्या है, काले मेघा पानी दे संस्मरण निश्चय ही विज्ञान की सत्य की अपेक्षा सहज प्रेम के बल को महत्व देती है। यहाँ पर वैज्ञानिक तर्क की जीत इस पाठ में दिखाई नहीं गई। यहाँ बताई क्या गई है कि किस तरीके से जीजी का जो प्रेम है और हमारे लेखक का जो प्रेम जीजी से है और जीजी का जो प्रेम लेखक पे है, उसकी जीत होती है। वैज्ञानिक तर्क सत्य अपनी जगह अलग रह जाता है। लेखक ये पसंद नहीं करता कि मेढक मंडली पर पानी फेंककर पानी का अपव्यय किया जाए। वह नहीं मानता कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उनकी जीजी जिसमें इसमें विश्वास करती हैं कि यदि कुछ पाना है तो पहले हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे फसल उगानी है तो पहले धरती को बीज बोने पड़ेंगे। लेखक अपनी जीजी की भावनाओं को महत्व देता है। अब वो इस चीज़ का तर्क तो प्रस्तुत करते हैं कि नहीं ठीक है, ये पानी की बर्बादी है, मैं पानी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं पानी नहीं फेंकूंगा। लेकिन जीजी जो तर्क देती हैं उसको वो और बहस करके जीजी का अपमान नहीं करना चाहते
और ना ही उनके दिल को ठेस पहुंचाना चाहते, इसलिए चुपचाप होकर उनकी बात को मान लेते हैं। तो जीजी के प्रति जो उनका स्नेह है और जीजी का जो स्नेह है, उसके कारण यहाँ पर सभी सहज रूप से लेखक द्वारा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर उनके जो तर्क हैं लेखक के, वो सब धरे रह जाते हैं और जीजी की बात, जीजी के प्रेम की और लेखक के प्रेम की विजय होती है। प्रश्न संख्या 19 है, काली मेघा पानी दे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब ये पाठ जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसके जरिए हमारे लेखक हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो क्या है, लेखक ने इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि जो लोगों का जो विश्वास है वो और उसके ऊपर जो तर्क दिए जाते हैं, वैज्ञानिक तर्क, उनके बीच जो मतभेद हो रहा है उसका बहुत ही प्यारा चित्रण अपने ही जीवन से निकालकर हमारे सामने रखा है। जब आषाढ़ के महीने में वर्षा ना होने पर इंद्रसेना कीचड़ से लेटकर बारिश के लिए प्रार्थना करती है, तब गांव वाले उन पर पानी डालते हैं। लेखक के अनुसार ये अंधविश्वास है। लोगों को हमेशा विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। यदि वह समय की आवश्यकता पर खरा उतरता है तभी उसे अपनाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत सा विश्वास है जो हमारे पुराने समय से आज भी चला आ रहा है। तो हमारे लेखक का मानना है कि बहुत सी चीज़ें हम बगैर किसी तर्क के, बगैर किसी इसके हम बस मानते चले जाते हैं। तो यहाँ लेखक ने ये पाठ हमारे सामने सिर्फ इसलिए रखा है कि हमारे सामने जो भी चीज़, जो भी परंपरा, जो भी रूढ़ी है, जो भी अंधविश्वास आ रहा है, उसे आप प्रेजेंट समय के हिसाब से पहले तर्क की कसौटी पर सही उतारिए। आपको लगता है कि इससे समाज को अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ही आप उसे मान्य करिए। क्योंकि देखिए, ये जो विश्वास, जो परंपराएं, रूढ़ी हैं, अगर इनको हम पूरी तरीके से डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बड़ों का अपमान हो जाता है, हम उनके प्रेम का, उनके विश्वास को जो है ठेस पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनको आप आज के समय में, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है हर चीज़ में परिवर्तन आता है, तो जिस भी समय में ये भाई आज से काफ़ी साल पहले ये लिखी गई कहानी है और घटी तो उससे और पहले की है, तो अब जब भी हमने काफ़ी साल बाद पढ़ी तो यहाँ पर समय में परिवर्तन हुआ, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। अब हो सकता है ये जो इंद्रसेना और मंडली, निवेदक मंडली के निकलने का काम है, जब ये पहले हुआ करता था, आज क्या 70-80 साल बाद शायद आज ये बात नहीं होती होगी, है ना। तो समय के साथ इन सारी चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है कि हम समय के साथ इन सारी चीज़ों को बदलाव करते रहें। यही उन्होंने संदेश दिया है। प्रश्न संख्या 20 है, काली मेघा पानी दे संस्मरण में जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह सही ठहराया। अब उन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं उनको आप यहाँ पर लिख दोगे। जीजी के अनुसार इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना इसलिए सही है क्योंकि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि इंद्र भगवान को अर्घ्य देना है। वे कहती हैं कि मनुष्य जो चीज़ पाना चाहता है, यानी कि हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, पहले उसे हमें देना पड़ता है, यानी कि उसका हमें दान देना पड़ता है। इसी कारण दान को बड़ा माना जाता है। दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फल देता है और सच्चा त्याग तभी कहलाता है जब आप जिस वस्तु का दान कर रहे हो वह वस्तु आपके पास अधिक मात्रा में ना हो। इसे ही सही अर्थों में दान माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमें अगर जो चीज़ प्राप्त करनी है उसे सबसे पहले हमें दान देना पड़ता है, और जो चीज़ हम दान दे रहे हैं वो हमारे पास अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास अधिक मात्रा में है हम अगर उसको दान देते हैं तो उसकी मान्यता नहीं होती है। जो चीज़ हमारे पास कम है उसी को हम पाना चाहेंगे तो उसी को हमेशा दान करना चाहिए, और जो भी हम दान कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को दान कर रहे हैं वो उसके लिए उपयोगी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21 है, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना की इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। अब इसके जरिए हमारे लेखक ने आज के समय में जोड़ी है, वो कैसे जोड़ी है ये हमको बताना है। काले मेघा दे पानी दे पाठ में गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस कथन के पीछे आज की जो सच्चाई, जो परेशानी है लेखक ने जो उजागर करी है वो बतानी है। गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है, लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, इसको बहुत ही प्रेजेंट समय में चीज़ को उन्होंने जोड़ते हुए बताया है। वर्षा, पानी, बैल, भोजन सबका पारस्परिक संबंध है। वर्षा होगी तो पानी मिलेगी, पानी बैल को मिलेगा तो बैल हल चलाएगा और हमें भोजन प्राप्त होगा।
होगा। इस तरीके से ये सभी आपस में बंधे हुए हैं। वर्षा से जब पानी मिलता है तो बैल पानी पीकर खेतों में जाते हैं, उसके बाद फसल उगेगी, तभी सभी को भोजन मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु की असहनीय लू से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं। बैल भी प्यासे रह जाते हैं। इन बैलों के कारण ही खेतों में अन्न उगता है। इसी कारण वर्षा के अभाव में सारी खेती के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यास की बात मुखरित हुई है। लोग इंद्र को भेंट करने के लिए पानी देंगे, तभी इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे। इंद्र भगवान के प्रसन्न होने पर ही बैलों की प्यास बुझेगी, तभी खेती संभव होगी और लोगों को अन्न प्राप्त होगा। तो ये जो शाब्दिक जो दिया था ना कि क्या दिया है, बैल गगरी फूटी बैल पियासा, तो इसका तो ये जिन्होंने शाब्दिक अर्थ दे दिया, लेकिन इसको जो इन्होंने प्रेजेंट समय में समझाने का जो प्रयास किया है वो उन्होंने जो बताया है कि किस तरीके से सरकार द्वारा जो है वो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गगरी फूटी अर्थात चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए वो जो वर्षा हो रही है, क्या नाम, जो वर्षा हो रही है उसके कारण हमारी गगरी फूटी है, यानी कि भ्रष्टाचार फैला है। तो जिनको ज़रूरत है उन तक वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए बैल यानी कि वो ज़रूरतमंद लोग जिनके लिए योजनाएं चलाई गई थी वो प्यासे के पैसे रह जाते हैं, वरना अर्थात उनकी स्थिति वैसी की ही वैसी रह जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? हमारे लिए हमारी नदियां हमारे माँ के समान हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें जो है जीवन देती हैं, अर्थात हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और ये तटों पर बसे सभी लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ इसीलिए जो है सबसे पहले गंगा मैया की जय बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे पानी का मुख्य स्रोत होती है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, इसके दो कारण हैं। पहला है, गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। नदियों को तो हम मानते हैं, लेकिन गंगा हमारे लिए बहुत पूजनीय है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले सब गंगा मैया का स्मरण करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आप देखोगे गंगा जल जरूर सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि हम उसको बहुत ही ज़्यादा आदर और सम्मान देते हैं। तो इसीलिए गंगा मैया की जय कहना और पूजा अनुष्ठान में उनके जल को सम्मिलित करना, ये हमारे एक सम्मान, एक आदर की बात होती है। गंगा पवित्र जल का भंडार है। इंद्र सेना के सदस्य इंद्र से भी जल बरसाने की ही प्रार्थना करते हैं, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर वो चूंकि पानी की ही मांग कर रहे हैं, इसलिए जितना पवित्र जल गंगा का है वो वैसा ही पवित्र जल पाना चाह रहे हैं। इस प्रकार दोनों का संबंध जल से है। भारतीय सामाजिक संस्कृति जीवन में नदियों को पूज्य माना जाता है तथा नदियों को माँ की मान्यता दी जाती है। हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हैं सभी बहुत पूजनीय हैं और माँ का दर्जा उनको दिया जाता है। प्रमुख औद्योगिक बस्तियां, धार्मिक नगर आदि इन नदियों के तट पर ही बसे हैं। अब देखिए यहाँ पर चाहे बनारस हो, कितना धार्मिक नगर है, कहाँ बसा हुआ है, आपका गंगा नदी के तट पर है। बहुत सारे जो हैं आप देखेंगे जो है ज़्यादातर मुख्य नगर जो हैं इन नदियों के तट पर ही बसे हैं। जैसे आप लखनऊ ले लीजिए, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर उसके अलावा आप पटना ले लीजिए, पटना कहाँ बसा है, वो भी गंगा नदी के तट पर बसा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही जो जितने भी मुख्य शहर हैं वो सभी कहाँ हैं, नदी के किनारे बसे। अब ये जब बसे होंगे, अब आज से आप हज़ारों साल पहले चले जाइए, जब लोगों ने इन नगरों को बसाना शुरू किया होगा, तो ये नगर नदी के ही किनारे क्यों बसे? क्योंकि नदी हमारे जल का प्रमुख स्रोत रही, इसीलिए इनके किनारे लोगों ने बसना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते इतने बड़े शहर बन गए। तो नदियां हमारी जहाँ ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, वहीं हमारी संस्कृति में इन्हें पूज्य कहा गया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। नदियों को हमारे यहाँ मोक्षदायिनी माना जाता है। नदियों में गंगा का स्थान सर्वोपरि है। मोक्षदायिनी का तात्पर्य यह है कि हम जब गंगा, ऐसा माना था गंगा में स्नान कर लो तो हमारे पाप धुल जाते हैं। मोक्षदायिनी यानी कि इसमें एक बार हमारी राख मरने के बाद राख प्रवाहित कर दी तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थात हम जीवन मृत्यु के जो चक्र है उससे हम छूट जाएंगे।
तो इसीलिए, और गंगा जो है सभी नदियों में सर्वोपरि नदी मानी गई है। प्रश्न संख्या 23 है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। पहले कथन समझिए क्या है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति, हमारे जितने रिलेशन होते हैं उनमें हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, अब जैसे हमारी माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, ये हमारे रिश्ते हैं। इन रिश्तों के प्रति जो हमारी फीलिंग होती है, माना हम इनसे लड़ें झगड़ें बहुत ही हो, लेकिन जो हमारा प्यार और स्नेह जो बाउंडिंग है वो हमारी शक्ति होती है। का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर करती है। अब सत्य के जंगल, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम तर्क के आधार पर बोलते हैं और उसका सत्य हम खोजने के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं और उसके लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी के ऊपर हमारी ये भावना शक्ति भारी हो जाती है। इसके आधार पर आपको पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना को व्यक्त करना है। अब लेखक के साथ भी यही होता है भाई, वो एक कुमार सुधार संस्था के उपमंत्री थे, साथ ही आर्य समाजी थे, तो वो इस तरीके के अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन जीजी के आगे उन्हें ये सारी बातें माननी पड़ती है। कारण ये है क्योंकि वो जीजी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा तर्क देना नहीं चाहते और उनकी बात को वो जो है स्वीकार कर लेते हैं। विज्ञान किसी भी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करता है, किंतु विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है। यानी कि हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, उसके लिए हम तर्क नहीं देते। जैसे हम लोग हैं, अब आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझो, हम अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमें कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, हम सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते हैं। अब माँ के पास क्यों जाते हैं? भले वो चीज़ जो है माँ नहीं कर पाएगी, पिता ही कर पाएंगे, लेकिन तब भी उसकी मांग, डिमांड हम माँ के सामने रखते, क्योंकि हमें इस चीज़ का विश्वास है कि एक तो माँ मेरा भला ही हमेशा चाहेंगी, मेरा गलत नहीं चाहेंगी, और दूसरा हमारी इन मांगों को पिताजी से मनवाने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है ना? तो ये हमारा विश्वास है रिश्तों पर। तो ये क्या कहते हैं, किंतु विश्वास अपना सामर्थ्य रखती। अब ये हमारा विश्वास था। अब इसी में अगर आप वैज्ञानिक तर्क घुसाओ कि जरूरत तो तुम्हें पैसे की थी तो पिताजी के पास जाना चाहिए था, तुम माँ के पास क्यों गए, है ना? तर्क तो ये है, लेकिन हमको ये पता था कि अगर हम पिता के पास गए तो शायद वो बात नहीं होगी, लेकिन हमारा विश्वास माँ पे था तो हम वहाँ चले गए और उनसे हमने इनडायरेक्टली ये काम करवा लिया। तो ये एक वैज्ञानिक तर्क था, इसके ऊपर हमारा विश्वास भारी पड़ा। हमारा विश्वास हमें माँ तक लेके गया, पिता तक लेके नहीं गया। लेखक आर्य समाजी विचार के थे और वे कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। वे अंधविश्वासों एवं पाखंडों का पुरजोर विरोध करते थे, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मानते थे, परंतु अपनी जीजी के स्नेह के सामने वह असहाय हो जाते थे। जीजी की ममता की छां में ज्ञान विज्ञान की सभी बातें दबकर रह जाती थी। अब जीजी जो है उनको इतना ज्यादा प्यार करती थी कि विज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है, उससे उन्हें मतलब नहीं। वो उस काम को करना चाहती थी, उसके पीछे तर्क नहीं देखती थी जिससे सिर्फ लेखक का भला हो, उसके पीछे के तर्कों में वो जाती नहीं थी। यही विश्वास, यही प्यार जो है वो लेखक को चुप करा देता है। जब भावनाएं प्रधान होती हैं तो वहां ज्ञान का स्थान समिट जाता है। जीजी के सामने लेखक के तर्कश में रखे सभी तर्क बाण विफल हो जाते हैं। लेखक सबके सामने तर्क दे देता है, लेकिन हम अपनों के सामने ही हारते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम उनसे तर्क नहीं कर पाते, बहस नहीं कर पाते, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उनकी सारी बातों को हम मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपकी स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। तो आपको सबसे पहले बताना है कि इंदर सेना क्या ऐसा कोई कार्य कर सकती है, और दूसरा, अगर आपके जान में ऐसा कोई कार्य हुआ है तो आपको वो भी उदाहरण के तौर पर लिखना है। हमारे विचार से इंदर सेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि वो सामूहिक रूप से संगठित होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी इस धारणा को शक्ति मिलती है कि एकता में बल है, क्योंकि वो सभी एकजुट कर होकर काम कर रहे हैं। कोई भी काम अकेले करना बहुत मुश्किल है
और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो सफलताएं बहुत ही कम समय में हमें प्राप्त होती हैं। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो क्या है, हमें बहुत सारे लोगों की जब सफलता होती है, जब हम मेहनत करते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी पार कर ले जाते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूँ। अब वो अनुभव क्या है, देखिए। जब गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ के निवासियों का जीवन अत्यंत ही मुश्किल में आ गया था। तब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक युवा समिति का गठन किया और अनाज, वस्त्र, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि एकत्रित करके उसे भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाया। अनेक लोगों ने भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजकर भी अपनी मानवीयता का परिचय दिया। तो अगर खाली आप अकेले मदद करना चाहते तो क्या आप इतना कर पाते जितना आप सभी लोगों ने संगठित होकर कार्य किया और वो काम हुआ। तो जो यूथ होता है ना, उसके पास बहुत ताकत होती है, एनर्जी होती है, करने के लिए एक जज्बा होता है। अगर वो संगठित होकर कोई कार्य करते हैं तो 100% वो काम होगा ही होगा और बहुत अच्छा होगा, ये निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 25 है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत, बैसाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब हम ये बोलते तो है, इसका मतलब क्या है। भारत में अधिकतर लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय कृषि है, इसीलिए इसे कृषि प्रधान देश कहता है। मतलब जिस भी देश में जो कार्य अधिकतर लोगों द्वारा संपन्न किया जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था जिस पर अधिक से अधिक ज्यादा डिपेंड होती है, वही प्रधान देश होता है। जैसे हमारे यहाँ हमारी देश की अर्थव्यवस्था अधिकतर हमारे खाद्यान्नों पर जो है डिपेंड है, और यहाँ के लोगों द्वारा किया जाने वाला अधिकतर व्यवसाय या कार्य जो है वो कृषि पर डिपेंड है, इसीलिए इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ये कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ की कृषि ज्यादातर जो है वो वर्षा पर डिपेंड है। अब कृषि संबंधी, अब जैसे कृषि से संबंधित जो भी हो, बहुत सारे तीज त्योहार हमारे यहाँ जो हैं वो कृषि, हमारी खेती से जुड़े ही रहते हैं। जैसे चैत हो, बैसाख हो, इन सभी में जो है बहुत से त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं। लेकिन तब भी आषाढ़ का महीना जो है वो कृषकों के लिए बहुत ही उल्लास का समय होता है, क्योंकि इस समय वर्षा होती है। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। वर्षा ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है जो खेतों को तर करती है, हमारी फसलों को पानी देती है, और इसीलिए ये किसानों के लिए उल्लास का समय होता है। यद्यपि भारत तकनीकी विकास की दृष्टि से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, यानी कि टेक्नोलॉजी के दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु कृषि के क्षेत्र में अभी भी बहुसंख्यक किसान वर्षा पर ही आश्रित है। बहुत सारा जो हमारी खेती है अभी भी वर्षा पर ही डिपेंड है। आषाढ़ का महीना केवल कृषक वर्ग के लिए ही प्रसन्नता नहीं लाता, बल्कि वर्षा के आने पर सामान्य जनजीवन भी मोर की तरह खुशी से नाच उठता है। तो जहां किसानों के लिए आषाढ़ मास उल्लास का टाइम होता है क्योंकि उनके खेतों को पानी मिलता है, वहीं साधारण जन लोगों के लिए भी ये बहुत खुशी का मौका होता है। अब वो क्यों होता है, देखिए कारण ये होता है कि वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु थी। लोग पूरी तरीके से गर्मी से त्रस्त होते हैं, सारी धरती तृप्त हो रही होती है, वनस्पतियां सारी सूख गई होती हैं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, सभी पानी से की कमी से परेशान होते हैं। अब वर्षा ऋतु आते ही मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, सभी को पानी मिल जाता है, प्रकृति धुलकर चमक जाती है, सारी प्रकृति में बहुत हरियाली आ जाती है। इसीलिए ये सभी जन सामान्य के लिए भी बहुत उल्लास का समय होता है। जब धरती की प्यास वर्षा होने पर बुझ जाती है तभी गर्मी से राहत मिलती है। अब जब वर्षा, ये नहीं कि एक बार से ही हो, देखिए बहुत बार वर्षा होती है तब कहीं जाकर वातावरण ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा की, क्योंकि इससे पहले गर्मी बहुत हो चुकी होती है। तो वर्षा जो है वो धरती की गर्मी को ख़त्म करती है, इसीलिए लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आज हमने फिर एक नया चैप्टर ख़त्म किया, काले मेघा पानी दे। तो हमने कितने अच्छे से ये पूरा चैप्टर कर लिया, अच्छे से सारी चीज़ें करी। तो बस इसी तरीके से और भी आगे चैप्टर करते रहेंगे। तो जैसे मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो ये चीज़ तो हम बहुत टाइम से आपको बताते आ रहे हैं, आप सभी को पता है। लेकिन ये 100% फ्री एजुकेशन के वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ?
ये 100% फ्री एजुकेशन की वीडियो आपको 3 जगह मिल सकते हैं। पहला है यूट्यूब पे, दूसरा है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और तीसरा है हमारे ऐप पे जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में किसी भी जगह जाइए, आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कितने ही वीडियो देखना चाहते हैं या कितनी बार देखना चाहते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करना। निश्चिंत होकर आप अपने वीडियोस देख सकते हैं और सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ाई करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसे हम सर्च करते हैं, उसमें 4-5 वीडियो आते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, तब हम पढ़ते हैं। तो मतलब उसको सर्च करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और उसमें मतलब हमको बहुत समय देने के साथ साथ हमारा माइंड भी बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ें, कहाँ जाएं, इसके बाद का टॉपिक हम कहाँ पढ़ें, ये भी रहता है। लेकिन हमारी वेबसाइट और ऐप पे आपकी इन सभी परेशानियों का हल है। जब आप इन दोनों जगह पर आते हो यानी कि ऐप पर और वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में आप हैं तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। करते ही आपको उसके सारी क्लासेस आपके सामने हैं। क्लासेस में आप जो भी क्लास में हैं, यानी कि जैसे आप क्लास 12th में हैं तो आप क्लास 12th सेलेक्ट करेंगे। 12th सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो है 12th क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट और बुक्स होंगी। अब आपको जो भी, जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में हमारी 5 बुक हैं क्लास 12th में, आप सभी को पता है, कोर और इलेक्टिव को मिलाकर। तो वो 5 बुक हमने कराई है। अब जैसे हम आरोह बुक पढ़ रहे हैं तो आरोह बुक हमने पे क्लिक कर दिया। आरोह भाग 2 है जो हमने क्लिक किया। आरोह खुलते ही हमारे सामने उस बुक के सारे चैप्टर हैं। पहले काव्य खंड के चैप्टर रहेंगे, फिर उसके बाद गद्य खंड के चैप्टर रहेंगे। तो अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, सपोज आपको पढ़ना था काव्य खंड का 2nd चैप्टर पतंग, आपने पतंग पर क्लिक कर दिया। अब आपको पतंग का एक्सप्लेनेशन देखना था कि उसकी व्याख्या पढ़नी है, सारी चीज़ें देखनी है। तो आपने सबसे पहले जब आप पतंग चैप्टर पे क्लिक करते हो तो कुछ लाइंस ओपन होकर आती हैं जिसमें लिखा हुआ है पाठ की व्याख्या, पाठ के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 शॉट रिवीजन, टेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको पढ़ना क्या है? व्याख्या। तो आपने जो व्याख्या वाला जहाँ लिखा था वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अब वीडियो आपने देख लिया, चैप्टर अच्छे से समझ लिया। अब आपको ये लग रहा है कि हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने चाहिए, तो वही नेक्स्ट वीडियो लिखा हुआ है उसे क्लिक कर दीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो प्रश्न उत्तर का शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो वो नहीं देखना था, आपको बहुविकल्पीय देखना था, तो आप वीडियो से पीछे जाओगे तो वो जो रो ओपन रहेगी उसमें बहुविकल्पीय क्लिक करिए और बहुविकल्पीय देख लीजिए। तो ये सभी चीज़ें के लिए आपको जो ढूंढने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा था वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपकी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और ईजी वे से आप सारी पढ़ाई कर पाओगे। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है मैग्नेट ब्रेन में बहुत इजी हो जाती है। और साथ ही हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आपको कराते हैं, सैम्पल पेपर्स देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, टिप्स ट्रिक्स देते हैं। ये जितना भी सब हम करा रहे हैं हम 100% फ्री करा रहे हैं। और अच्छे से इस पढ़ाई को आपको हम जब करा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, अच्छे एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो अभी आरोह बुक का जो हमारा गद्य खंड हम करा रहे हैं, अभी उसके और चैप्टर बाकी हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।